नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का अगला भाग लेकर। रमा मुँह अंधेरे अपने बंगले जा पहुँचा। किसी को कानों कान खबर न हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने दरोगा के पास जा पहुँचा। त्योरियाँ चढ़ी हुई थीं। दरोगा ने पूछा, खैरियत तो है? नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं की, आपने शरारत की है। आपके मातहतों, अफसरों और सबने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। दरोगा ने कुछ घबराकर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो। रमानाथ, बात यही है कि इस मामले में अब कोई शहादत न दूंगा। उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आपने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत करने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं। आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर न लूँगा। दरोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था। रमानाथ, मीजान की गलती थी, गबन न था। म्यूनिसपैलिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। ये आपको मालूम कैसे हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत न दूंगा। साफ साफ कह दूंगा, पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का ये वाकया है, उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दरोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया है, लेकिन उसका खातिर ख्वाह इनाम देने को भी तो जो हाजिर है कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। पुलिस से कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नज़रों में इज्जत और रखूस कितना बढ़ गया। यूँ मारे मारे फिरते थे। शायद किसी दफ्तर की क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाज़ा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुपरटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हो। रमा पर इस प्रलोभन का कोई असर नहीं हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। ये आप ही को मुबारक रहे। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुँचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने गरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी का उबारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफ़ा नुकसान समझता हूँ जी। आज 12 न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आँखों से देख कर चलूँगा। इंस्पेक्टर ने दरोगा का मुँह देखा, दरोगा ने डिप्टी का मुँह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुँह देखा। ये कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूँ आप कुछ नाराज़ मालूम होते। रमानाथ, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देख कर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूँ ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दरोगा साहब, आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम हुआ हो तो उसे गोली मार दीजिए। हलफ से कहता हूँ दरोगा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। रमानाथ, आप तकलीफ़ न करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं। मैं थोड़े से फ़ायदे के लिए अपना ईमान खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा छा रहा, किसी को कोई बात नहीं सूझी। दरोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी ही फिक्र में था। रूखेपन से बोला, रमा बाबू, ये अच्छी बात ना होगी। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए ना होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही है। डिप्टी, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दूसरा नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन दे देगा कि तुम उम्र भर न भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यूँ कलाइयों को ऊपर नीचे रखकर चला जाएगा।
ये कहते हुए उसने आंखें निकाल कर रमा को देखकर मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इस आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी कौन रक्षा करेगा। उसे ये आशा न थी कि डिप्टी साहब को सील बिन और विनय के पुतले बने हुए थे एक बारगी ये रुद्र रूप धारण कर लेंगे, अगर वह इतनी आसानी से दबने वाला नहीं था। तेज होकर बोला, आप मुझसे ज़बरदस्ती शहादत दिलवाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ ज़बरदस्ती दिलाएगा। रमानाथ, ये अच्छी दिल लगी है। डिप्टी, तुम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है? अभी 2 गवाह लेकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह की बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा। ये चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना की उसके रोए खड़े होते थे। जेल के ही भय से उसने ये गवाही देनी स्वीकार की थी और वही भय इस वक्त उसके कातर करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का ज्ञाता था। आसन का पता पा गया। बोला, वहाँ हलवा पूरी नहीं खाएगा, धूल मिला आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रसा और अरहर के दाल का पानी खाने को पाएगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वही मर जाएगा। बात बात पर बॉर्डर गाली देगा, जूतों से पीटेगा, तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता चला जाता है। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई, वे रो पड़ा। कांपती हुई आवाज़ से बोला, आप लोगों की इच्छा है तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहाँ मुझे तबाह करने पर आमादा हैं तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो कुछ होना होगा हो जाएगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुँच गया। अब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमनियों में कहीं कारगर हो जाती। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हलफ से कहता हूँ आप लोग आदमी को पहचानते तो हैं नहीं, लगते हैं रोब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक आदमी को बुरा मालूम होगा। ये अलग बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है वह पुलिस की हाथों की कठपुतली बनना पसंद नहीं करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए, हलफ से कहता हूँ। उसने रामा का हाथ पकड़ लिया। बोला, आप मेरे साथ चलिए। बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ जुड़ाकर कहा, मुझे दिक न कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुँह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ना चाहे बड़े कठोर स्वर में बोला। मानो रमा से कभी परिचय नहीं। साहब, यूँ हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार है, लेकिन जब हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खोदेगा तो हम भी कार्रवाई करेगा, ज़रूर से करेगा, कभी नहीं छोड़ सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। इसी वक्त सरकारी वकील और सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ता बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कवि का परिचय नहीं है। साहब, हम तो बाबू साहब से सब तरह का ताल्लुक़ रखने को कहता, लेकिन ये तो मेरी बात ही नहीं मानता। लेकिन जब हमारे खिलाफ ये गवाही देगा तो हम भी गवाही देगा, हमारी जड़ खोदेगा तो हम भी कार्रवाई करेगा, ज़रूर करेगा, हम छोड़ नहीं सकता। रतन पत्रों के द्वारा उसे ढांढस देती रहती थी, पर अपने विषय में कुछ न लिखती थी।
जो आप ही व्यथित हो रही हो उसे अपनी व्यथाओं की कथा क्या सुनाती। जो आप ही व्यथित हो रहा उसे अपनी व्यथा की कथा क्या सुनाती। वही रतन जिसने रुपयों से कभी कोई हैसियत न समझी, इस एक ही महीने में रोटियों की मोहताज हो गई थी। उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी न हो और उसे किसी बात का अभाव न था। मरियल घोड़े पर सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती थी अगर सड़क अच्छी हो, नौकर चाकर, रुपए पैसे, भोजन आदि की सामग्री साथ हो, घोड़ा भी तेज हो तो पूछना ही क्या। रतन की दशा उसी सवार जैसी थी। उसी सवार की भांति वह मंद गति से अपनी जीवन यात्रा कर रही थी। कभी कभी वह घोड़े पर झुंझलाती होगी, दूसरे सवारों को उड़ जाते देखकर उसकी भी इच्छा होती होगी मैं भी इसी तरह उड़ती। लेकिन वह दुखी न थी, अपने नसीबों को रोती न थी। वह उस गाय की तरह थी जो एक पतली सी पगहिया के बंधन में पड़कर अपनी नाद से बूसे खली में मगन रहती। सामने हरे भरे मैदान हैं, उसमें सुगंधमय घासें लहरा रही हैं, पर वह पगहिया तुड़ाकर कभी उधर नहीं जाती। उसके लिए उस पगहिया और लोहे की जंजीर में कोई अंतर नहीं। यौवन को प्रेम की इतनी क्षुधा नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की। प्रेम की क्षुधा पीछे आती है। रतन को आत्म प्रदर्शन के सभी उपाय मिले हुए थे। उसकी युवती आत्मा अपने श्रृंगार प्रदर्शन में मग्न थी। हंसी, विनोद, सैर सपाटा, खाना पीना, यही उसका जीवन था, जैसा प्रायः सभी मनुष्यों का होता है। इससे गहरे जल में जाने की उसे इच्छा नहीं थी, न प्रयोजन। संपन्नता बहुत कुछ मानसिक व्यथाओं को शांत करती है। उसके पास अपने दुखों को भुलाने के कितने ही ढंग हैं। सिनेमा है, थिएटर है, देश भ्रमण है, ताश है, पालतू जानवर है, संगीत है, लेकिन विपन्नता को भुलाने का मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं, इसके सिवा कि वह रोए, अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त होकर आत्महत्या कर ले। रतन की तकदीर ने पलटा खाया। सुख का स्वप्न भंग हो गया। विपन्नता का कंकाल अब उसे खड़ा घूर रहा था। ये सब हुआ अपने ही हाथों। पंडित जी उन प्राणियों में से थे जिन्हें मौत की फिक्र नहीं होती। उन्हें किसी तरह ये भ्रम हो गया कि दुर्बल स्वास्थ्य मनुष्य अगर और पथ्य विचार से रहे तो बहुत दिनों तक जी सकते हैं। वे पथ्य और विचार की सीमा से बाहर कभी न जाते। फिर मौत को उनसे क्या दुश्मनी थी जो खामखा उनके पीछे पड़ती। अपनी वसीयत लिख डालने का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब मरणासन्न हुए, लेकिन रतन वसीयत का नाम सुनते ही इतनी शोकातुर, इतनी भयभीत हुई कि पंडित जी ने उस वक्त टाल जाना ही उचित समझा। तब से फिर उन्हें इतना होश न आया कि वसीयत लिखवाते। पंडित जी के देहावसान के बाद रतन का मन इतना विरक्त हो गया कि उसे किसी की सुध बुध न रही। ये अवसर था जब उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए था, इस भांति सतर्क रहना चाहिए था मानो दुश्मनों ने उसे घेर रखा हो। पर उसने सब कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया और उसी मणिभूषण ने धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरला रतन को उसके कपट व्यवहार का आभास तक न हुआ। फंदा जब खूब कस गया तो उसने एक दिन आकर कहा, आज बंगला खाली करना होगा, मैंने इसे बेच दिया है। रतन ने जरा तेज होकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अभी बंगला नहीं बेचूंगी। मणिभूषण ने विनय का आवरण उतार कर फेंका और त्योरी चढ़ाकर बोला, आप में बातें भूल जाने की बुरी आदत है। इसी कमरे में मैंने आपसे जिक्र किया था और आपने हामी भरी थी। जब मैंने बेच दिया तो आप ये स्वांग खड़ा करती हैं। बंगला आज खाली करना होगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूँगा। मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। अपने कुल की मर्यादा रक्षा के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। रतन ने ओठ चबाकर कहा, मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ कोई चीज़ नहीं बेच सकते। मणिभूषण ने वज्र सा मारा, आपका इस घर पर और चाचा जी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, वह मेरी संपत्ति है। आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं। रतन ने विस्मित होकर कहा कि तुम कुछ भंग तो नहीं खाए हो। मणिभूषण ने कठोर स्वर में कहा, मैं इतनी भंग नहीं खाता कि बेसिर पैर की बातें करने लगूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, एक बड़े वकील की धर्म पत्नी हैं, कानून की बहुत सी बातें जानती हैं। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलगौजा नहीं हुआ। चाचा जी यहाँ थे, हम लोग इंदौर में।
पर इससे ये नहीं सिद्ध होता कि हमने अलगौजा किया था। अगर चाचा अपनी संपत्ति आपको देना चाहते थे तो कोई वसीयत अवश्य लिख जाते। यद्यपि वसीयत कानून के अनुसार कोई चीज़ नहीं होती, पर हम उसका सम्मान करते हैं। उनका कोई वसीयत न करना साबित कर रहा है कि वह कानून के साधारण व्यवहार में कोई बाधा नहीं डालना चाहते थे। आज आपको बंगला खाली करना होगा। मोटर और बस अन्य वस्तुएं भी नीलाम कर दी जाएंगी। आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ चलें या रहें। यहाँ रहने के लिए आपको 10-11 रुपये का मकान काफ़ी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपये महीने का प्रबंध मैंने कर दिया। लेना देना चुका देने के बाद इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। रतन ने कोई जवाब न दिया। कुछ देर वह हतबुद्ध सी बैठी रही, फिर मोटर मंगवाई। सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती फिरी। पंडित जी के कितने ही वकील मित्र थे, सभी ने उसका वृत्तांत सुनकर खेद प्रकट किया और वकील साहब के वसीयत न लिख जाने पर हैरत करते रहे। अब उसके लिए एक ही उपाय था, वह ये सिद्ध करने की चेष्टा करे कि वकील साहब और उनके भाई में अलहदगी हो गई थी। अगर ये सिद्ध हो गया, और सिद्ध हो जाना बिल्कुल आसान था, तो रतन उस संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी। अगर वह ये सिद्ध न कर सकी तो उसके लिए कोई चारा नहीं था। अभागिनी रतन लौट आई। उसने निश्चय किया, जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय न लूँगी, किसी तरह का नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है? क्यों? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वह अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बड़ी भूल थी। पति के जीवन में जो लोग उनका मुंह ताकते थे, वे आज उनके भाग्य के विधाता हो गए। ये घोर अपमान रतन जैसी माननीय स्त्री के लिए असह्य था। माना कमाई पंडित जी की थी, पर यह गांव तो उसी ने खरीदा था। इनमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने। उसने एक क्षण के लिए भी ये ख्याल न किया कि एक दिन ये जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी। इतनी भविष्य की चिंता वह कर ही न सकती थी। उसे इस जायदाद के खरीदने में, उसके संवारने और सजाने में वही आनंद आता था जो माता अपनी संतान को फलते फूलते देख कर पाती है। उसमें स्वार्थ का भाव न था, केवल अपनेपन का गर्व था। वही ममता थी, पर पति की आंखें बंद होते ही उसके पाले और गोद के खिलाए बालक भी उसकी गोद से छीन लिए गए। उसका उन पर कोई अधिकार नहीं। अगर वह जानती कि एक दिन ये कठिन तपस्या उसके सामने आएगी, तो वह चाहे रुपए को लुटा देती या दान कर देती, पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर न गाड़ती। पंडित जी की ऐसी कौन बहुत बड़ी आमदनी थी? क्या गर्मियों में वह शिमले न जा सकती थी? क्या 2-4 और नौकर नहीं रखे जा सकते थे? अगर वह गहने ही बनवाती तो एक एक मकान के मूल्य का एक एक गहना बनवा सकती थी। पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया। केवल यही स्वप्न देखने के लिए, यही स्वप्न, इसके सिवा और था ही क्या? जो कल उसका था, उसकी ओर आज आंख उठाकर वह देख भी नहीं सकती। कितना महंगा वह स्वप्न था। हाँ, वह अब अनाथिनी थी। कल तक दूसरों को भीख देती थी, आज उसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी और कोई आश्रय नहीं। पहले वह अनाथिनी थी, केवल भ्रम, बस अपने को स्वामिनी समझ रही थी। अब उस भ्रम का सहारा भी नहीं रहा। सहसा विचारों ने पलटा खाया। मैं क्यों अपने को अनाथिनी समझ रही? क्यों दूसरों के द्वार पर भीख मांगूं? संसार में लाखों ही स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती हैं। क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती? मैं कपड़ा क्या नहीं सी सकती? किसी चीज़ की छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती? लड़के भी पढ़ा सकती हूँ। यही न होगा, लोग हंसेंगे, मगर मुझे उस हंसी की क्या परवाह। वह मेरी हंसी नहीं है, अपने समाज की हंसी है। शाम को द्वार पर कई ठेले वाले आए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाची जी, आप जो जो चीज़ें कहें लदवा कर भिजवा दूँ। मैंने एक मकान ठीक कर लिया है। रतन ने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। न तुम मेरे लिए मकान लो। जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं, वह मैं हाथ से नहीं छू सकती। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, उसी तरह लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने लज्जित होकर कहा, आपका सब कुछ है, ये आप कैसे कहती? आपका कोई अधिकार नहीं। आप वह मकान देख लें, 15 रुपये किराया है। मैं तो समझता हूँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जो जो चीज़ें आप कहेंगी मैं वहाँ पहुँचा दूँ। रतन ने व्यंग में आंखों से देख कर कहा, तुमने 15 रुपये का मकान मेरे लिए व्यर्थ लिया। इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूँगी? मेरे लिए कोठरी काफ़ी है, जो 2 रुपये में मिल जाएगी। सोने के लिए ज़मीन ही चाहिए। दया का बोझ सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा। मणिभूषण ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आखिर आप चाहती
क्या है उसे कहिए तो। रतन उत्तेजित होकर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मेरे लिए वैसी ही है जैसे किसी गैर आदमी की चीज़। मैं दया की भिखारिणी ना बनूंगी। तुम इन चीज़ों के अधिकारी हो, ले जाओ। मैं जरा भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज़ न ज़बरदस्ती ली जा सकती है न ज़बरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। मैं भी वैसी ही हूँ। मैं उसी तरह मजदूरी करूँगी और अगर न कर सकी तो किसी गड्ढे में डूब जाऊँगी। जो अपना पेट भी ना पाल सके उसे जीते जी रहने का, दूसरों पर बोझ बनने का कोई हक नहीं। ये कहती हुई रतन घर से निकली, द्वार की ओर चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोक कर कहा, अगर आपकी इच्छा ना हो तो मैं बंगला अभी ना बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आंसुओं के उमड़ते हुए बेग को रोककर बोली, मैंने कह दिया, इस घर की किसी चीज़ से मेरा नाता नहीं। मैं किराए की लौंडी थी। लौंडी का घर से क्या संबंध है। न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है तो उसके यहाँ कोई न्याय होता है तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहनें न थीं? तुझे उनका अपमान करते लज्जा ना आई? अगर मेरी ज़बान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज़ पहुंचाती तो मैं सब स्त्रियों से कहती, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और अगर करना तो जब तक अपना घर अलग ना बना लो चैन की नींद मत सोना। ये मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई लड़का नहीं छोड़ा तो तुम अकेली रहो, चाहे परिवार में एक ही बात है। तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेली रहकर तुम उसे भोग सकती हो। परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की सैया है। तुम्हारा पार लगाने वाली नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जंतु। संध्या हो गई थी। गर्द से भरी फागुन की वायु चलने लगी। संध्या हो गई थी। गर्द से भरी फागुन की वायु चलने वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी। रास्ते में कोई परिचित स्त्रियों ने उसे टोक कर कहा। कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा, पर रतन को उनकी सहृदयता इस समय बाढ़ सी लग रही थी। वह तेजी से कदम उठाती जालपा के घर जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था। ठीक 10 बजे जालपा और देवी दीन कचहरी पहुंच गए थे। दर्शकों में काफ़ी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी। देवी दीन बरामदे में खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब ने एक तरफ अहलमद था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुजरिमों की संख्या 15 से कम न थी। सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों की हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे, दो में किसी विषय पर बहस हो रही है। सभी प्रसन्न थे। घबराहट, निराशा या शोक किसी के चेहरे पर कोई चिन्ह नहीं था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बात हुई, फिर 2-1 पुलिस की सहायतें हुई। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा। किसी ने समाचार पत्र को मरोड़ कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जालपा भी संभल कर बारजे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी एक बार रमा की आंखें उठ जाती और वह उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हो। इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा हो और भागने की कोई राह नहीं। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमा का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई। मगर फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी जिसका आशय वह देवी दीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा,
कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाएं, लेकिन रमा का सिर झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज़ पहचानी अथवा आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका सर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने, जो जालपा के साथ बैठी थी, नाक सिकोड़ कर कहा, जी चाहता इस दुष्ट को गोली मार दूं। ऐसे स्वार्थी भी इस देश में पड़े हैं जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधियों के गले पर छुरी चलाने में जरा नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को नहीं मिल जाती, अधिक से अधिक वही क्लर्क हो जाएंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे। मालूम होता कोई मरभुका नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है, पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? ऐनकबाज देवी ने उदंडता से कहा, नाक काट लूँ, नकटा बनाकर छोड़ दूँ, और जानती हो क्या करूँ? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना गोली ना मारूं, सरे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगाऊं, चांद गंजी हो जाए। उस पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आएगी? कुछ भी दया नहीं आएगी। उसकी पूरी सजा तो यह है कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर ये महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुँह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े। आदमी का दिल बुरा नहीं है, पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा है। ऐनक वाली महिला ने व्यंग्य किया, और जब अपने पाँव काटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा अब वहाँ ठहर न सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर गगोले डाले जाती थी। ऐसा ही जी चाहता था किसी वक्त उठकर कह दे, इस महाशय, ये महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वह इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थे। आज उसका मन अपनी कायरता पर धिक्कार रहा था। क्यों वह इसी वक्त सारा वृतांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी, हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगी ये झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज़ निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय से उसने जबान पकड़ ली, अगर उसने वहाँ से उठकर चले जाने में कुशल समझी। देवी दीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया। दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जालपा ने आंसुओं के वेग को रोककर कहा, हाँ हाँ, अब नहीं बैठा जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवी दीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सुंघा दी, उस पर किसी दूसरी चीज़ का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा के भाव से कहा, ये सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब तो और कहीं अपील भी नहीं होगी, कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवी दीन इस प्रश्न का आशय समझ गया। बोला, नहीं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जालपा एक वृक्ष की छाँव में खड़ी हो गई। बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं। शुरू से जो हुआ वह सब कह सुनाऊं। मैं सबूत दे दूंगी, तब तो मानेंगे। देवी दीन ने आंखें फाड़ कर कहा, जज साहब से? जालपा ने अपनी आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवी दीन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहू जी, हाकिम का वास्तव न जाने चित्त पड़े या पट। हाकिम का वास्ता न जाने चित्त पड़े या पट। जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है, तो आज मैं उससे मिलूं, मिल तो लेता है। चलो दरियाफ्त करें, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्ज़ाम लगाकर सजा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवी दीन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी का है। जालपा ने उद्यत भाव से पूछा, वह क्या? देवी दीन, पुलिस वाले बड़े कायर होते हैं, किसी का अपमान कर डालना तो उनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ये सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे ये औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तंबीह करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चू करते डरते हैं।
कि कहीं हमारे ही ऊपर न बगावत का इल्ज़ाम लग जाए। यही बात है जज साहब पुलिस कमिश्नर से ज़रूर कह सुनाएंगे। फिर यह तो ना होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए, यही होगा कि कलई न खुलने पाए। कौन जाने तुम्ही को गिरफ्तार कर ले। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलई खुलने पर उताई हो जाती है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मार कर आई हो। उसका सारा साहस बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर आगे चलने के बाद देवी दीन ने पूछा, अब तो उससे मुलाकात ना हो सकेगी। देवी दीन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया गया होगा, चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो। अब उनसे मुलाकात हो भी नहीं गई तो क्या फ़ायदा। अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, वे फंस जाएंगे। कुछ दूर चलकर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊँ, यहाँ रहकर अब क्या करूँगी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आप मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपना सुझाव भी मुझे दीजिएगा। आपके सुझाव की सादर प्रतीक्षा है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।